कहते हैं ना कि जब कुदरत ने आसमान से चुनौती पेश की तो इस चुनौती का सामना लोगों ने अपने हौसले के साथ किया। देश के कई हिस्सों में इन दिनों आफत की बारिश हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तराखंड में कल से ही बेतहाशा बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग ने हालांकि अलर्ट भी जारी किया है। यहां कई जिलों में 3 दिनों का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट है। गुजरात में बादलों के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे। असम में बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरी जगहों पर पनाह लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में नदी के तेज बहाव में फंसे हुए कुछ लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर लगातार चलाया जा रहा है। तो उत्तराखंड में बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है। यहां नदियां उफान पर हैं और शहर के कुछ हिस्सों में भी बारिश की वजह से पानी भर गया है। तेज बारिश से एहतियात की वजह से कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। उत्तराखंड में बेतहाशा बारिश ने पहाड़ी इलाकों में जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। देहरादून में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। बारिश के बाद देहरादून के टपकेश्वर से बहने वाली तमसा नदी भी उफान पर है। मंदिर के करीब से गुजरने वाली नदी की तेज धारा लोगों को परेशान करने लगी है। सिर्फ टपकेश्वर ही नहीं, माल देवता में भी नदी की धारा अपने तेवर दिखाने लगी है। मौसम विभाग ने लोगों को नदी के आसपास न जाने की हिदायत दी है। आप देख सकते हैं कि नदी जो है लगातार अपने पूरे उफान पर बह रही है। हालांकि अभी मॉनसून का पूरा इम्पैक्ट सामने नहीं आया है। ये वही सौंग नदी है जिसकी तस्वीरें हमने पिछले साल भी देखी थी और ये भयावह रूप ले लेती है। अभी नदी काफी शांत है, लेकिन इस क्षेत्र में जब भी तेज बारिश होती है तो पानी, जो सूखा एरिया आप देख सकते हैं या जो पत्थर पड़े हुए हैं, जो सी शोर्स हैं, रिवर शोर्स हैं, वो जो सूखे हैं वो पूरे डूब जाते हैं और यहाँ से नजदीक से भी गुजरना खतरनाक होता है। यहाँ पे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी नदी किनारे जो हैं, रिजॉर्ट्स वगैरह की बात करें तो बने हुए हैं। पिछले साल से लगता है हमने कुछ सीखा नहीं है। तेज बारिश के मद्देनजर उत्तराखंड के कई जिलों में एहतियात के तौर पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग ने देहरादून, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर और कोटद्वार में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर भी मैं कहूँगा देहरादून में जो हमारे बरसाती नाले हैं या नदी हैं, जैसे रिस्पना है, चाहे और भी दूसरी तरफ की जो नदी हैं, उसमें जलस्तर बढ़ेगा। तो जो यहाँ पर भी लोग रह रहे हैं एकदम रिवर बेड और उसके आसपास में, तो उनको भी थोड़ा अलर्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत है। इसी तरह जो कुमाऊं रीजन में, वहाँ भी बारिश ठीक मिली है। पीछे 2 से 3 दिन में अच्छी बारिश मिली है और आज भी वहाँ पर एक्टिविटी ठीक चल रही, नैनीताल और उसके आसपास अगर मैं बात करूँ इस समय तक में, और ये रात में उसमें भी बढ़ेंगी। और जो अलर्ट या वार्निंग की बात करें तो हमने रेड अलर्ट जो है 3 दिन के लिए कुमाऊं रीजन के लिए रखा हुआ है, 2, 3, 4 के लिए, ये डेट्स के लिए जुलाई में। और इसी तरह ऑरेंज अलर्ट जो देहरादून है या आपका हरिद्वार है, इसी तरह पौड़ी और टेरी के लिए भी रखी गई चीजें। बारिश की वजह से देहरादून की सड़कों पर भी जल भराव होने लगा है। कई जगह पानी हटाकर रास्ता बनाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस जल भराव की वजह से ट्रैफिक पर भी असर पड़ रहा है। पानी का जलजला जो है बहता हुआ आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई शहर नहीं बल्कि कोई नदी है। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से एक जेसीबी जो है वो रुकी हुई है। रोड बनाने के लिए जेसीबी को लगाया गया था और रोड कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे काम चल रहा था। पानी जो है वो लबालब भरा हुआ है और फोर्स को भी देखा जा सकता है कितना जबरदस्त फोर्स से जो पानी ऊपर से आ रहा है और लगातार एक नदी के जैसे यहाँ पर झरने की तरह पानी पूरे फोर्स से आ रहा है। लोगों को रोड क्रॉस करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश और तेज हो सकती है। ऐसे में लोगों को पहाड़ों की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। देहरादून से सागर शर्मा के साथ अंकित शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधा देहरादून को रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित के पास चलते हैं। अंकित, फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं निकलकर वो तो डराने वाली हैं। बारिश लगातार जारी है, आफत की बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही, लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। क्या इंतजामात, कल से आज की पिक्चर कितनी डिफरेंट आपको दिखाई दे रही है, क्या हालात हैं? राहत की बात यह है कि बारिश ने अभी अपना पूरा जो प्रकोप जो है वो नहीं दिखाया है। उत्तराखंड की बारिश हमेशा खतरनाक होती है और इस बार जो मॉनसून आया है 2 जुलाई को मौसम विभाग के अनुसार पूरे देश में जो मॉनसून है उसने कवर कर लिया। 28 जून को जो मॉनसून है वो उत्तराखंड में आ गया था और लगभग सभी क्षेत्रों में मॉनसून पूरी तरीके से फैल चुका है। अभी उतना इम्पैक्ट मॉनसून का नजर नहीं आ रहा है। हालांकि देहरादून में कल रुक रुक कर काफी तेज बारिश हुई थी और पहली बारिश में हमने ग्राउंड रिपोर्ट में तस्वीरें दिखाई थी कि क्या हालत हो गई है। इससे भी बदतर हालत देहरादून की हो सकती है अगर इंतजामात जो हैं, जो ड्रेनेज के क्लेम्स किए जाते हैं, नगर निगम लगातार क्लेम्स करती है कि हमने ड्रेनेज सिस्टम सही कर दिया है, लगातार कंस्ट्रक्शन देहरादून में हो रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो कहता है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन कल हमें तो कोई भी तैयारी देखने को नहीं मिली। और ये एक उदाहरण है, अगर हमारी रिपोर्ट जो है वो आपदा प्रबंधन विभाग भी देखे और उस पर काम करे तो पता चलेगा कि तैयारियां और करने की जरूरत है। मीटिंगों का दौर जारी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कई बार कह चुके हैं कि हर इवेंट के लिए सचेत रहना है, चाहे कोई लैंडस्लाइड हो रहा हो या फिर जल भराव हो रहा हो। नदी किनारे लोग जो है वार्निंग को इग्नोर कर रहे हैं या तो उनके पास वार्निंग पहुंच नहीं रही है। कल हमने देखा था कि जो सोंग नदी है वहां पर लोग रील बना रहे थे, ये जानते हुए कि मतलब बारिश के दिनों में कैसे बादल फटता है और जो सूखी नदियां होती हैं उसमें जलजला आ जाता है। या तो उनके पास प्रॉपर वार्निंग नहीं पहुंच रही है या फिर वो वार्निंग को इग्नोर कर रहे हैं। हमने प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करी है और प्रशासन जो है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जो फोर्सेज हैं उनको पीडब्ल्यूडी के जो पोकलैंड और जेसीबी मशीन है उनके साथ डिप्लॉय करने का शासन ने आदेश दिया है। फिलहाल मॉनसून की तैयारियों को और पुख्ता करना होगा, नहीं तो और भी भयावह तस्वीरें आएंगी। जी बिल्कुल अंकित, मानसून की तैयारियों को पुख्ता करने के साथ साथ जो इलाके जहां पानी ज्यादा है, जैसे सहस्त्रधारा हो गया, माल देवता हो गया, या फिर अगर हम जाते हैं टपकेश्वर की तरफ वहां हो गया, तो क्या सैलानी जो हैं जो वहां पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से उनको रोका जाएगा? क्योंकि पर्यटक होते हैं, कई बार उनको नहीं पता होता है वार्निंग के बारे में, जैसा कि आपने बताया कि शायद उन तक वार्निंग नहीं पहुंच रही है, तो उनके क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या उनको रोका जा रहा है उस तरफ जाने से? देखिए, नहीं रोका जा रहा है। कई जगह पर जैसे सोंग नदी है या सहस्त्रधारा का आपने जिक्र किया, तो वहां पर बोर्ड जरूर लगे हैं कि नदी किनारे ना जाएं। सहस्त्रधारा एक पिकनिक स्पॉट है, तो आमतौर पर यह सीजन होता है जब लोग सहस्त्रधारा भारी मात्रा में पहुंचते हैं। रॉबर्स केव एक और स्पॉट है जहां पर पर्यटक जो हैं वो भारी मात्रा में पहुंचते हैं और कई बार जो है वहां पे ब्लॉक भी हो जाता है, स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन हो जाती है, फिर प्रशासन जो है उसको कंट्रोल करता है। लेकिन टपकेश्वर नदी जो है, टपकेश्वर में तमसा नदी जो बीचों बीच मंदिर के बहती है, उसने भी अपना विकराल रूप कल लिया हुआ था। गनीमत ये रही कि वाटर लेवल एक सीमित दौर के बाद वो बढ़ा नहीं, ये राहत की बात है। नहीं तो वहां पर काफी तबाही पहले भी तमसा नदी ने मचाई है। पिछले साल जो है भगवान हनुमान की मूर्ति वहां पर क्षतिग्रस्त हो गई थी और नीचे का जो मंदिर का क्षेत्र है वो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को हमसे साझा करने के लिए। अब देखिए, केयरलेसनेस जो है वो लोगों के पार्ट पर भी दिखाई दे रही है। प्रशासन ने हालांकि एहतियातन उनको बता दिया है कि आप इन जगहों पर ना जाएं, इन जगहों पर जाने से आपको बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को हमसे साझा करने के लिए। और देखिए, असम, अरुणाचल, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल समेत देश के कई हिस्से इन दिनों बाढ़ बारिश की चपेट में आ गए हैं। प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। मानसूनी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन लोगों को दुर्गम स्थानों पर नहीं जाने की सलाह दे रहा है ताकि बेवजह के हादसों को टाला जा सके। तस्वीरें असम के मोरीगांव इलाके की हैं, जहां उफनती ब्रह्मपुत्र के पानी ने मानो हर ओर कब्जा कर लिया है। क्या पेड़ पौधे, क्या खेत खलियान, गांव बस्ती, सब कुछ जलमग्न है। लोग जैसे तैसे
सुरक्षित ठिकाने तलाश कर अपनी जान बचा रहे हैं। ये डिब्रूगढ़ की तस्वीरें हैं। जल भराव की यहाँ ये स्थिति है कि सड़कें ताल तलैया बन गई हैं, लिहाजा एसडीआरएफ की टीम यहाँ लोगों की मदद करने में जुटी है। सड़कों पर पानी भरा है, घरों में बिजली नहीं है, आवाजाही ठप हो गई है। ऐसे में लोग प्रशासन से बेहतर व्यवस्था की आस कर रहे हैं। एकदम पानी ढुक गया है, बहुत तकलीफ में हम लोग। ऐसे भी घर चूता है, कुछ भी नहीं है। ऐसे तो कमाई धमाई इतना नहीं है, 3000 का काम करता है। तो अभी पानी कितना दिन से ढुका है? पानी 2-4 दिन से ढुका है और हालत तो बहुत ज्यादा ही खराब है। आज 4th डे है, हालत आप देख रहे हो सामने हालत, ना इलेक्ट्रिसिटी है ना कुछ है, सारी मार्केट बंद है। इनफैक्ट हम लोग को ऐसा हो गया, घर में राशन लाने के लिए जाने के लिए अभी प्रॉब्लम होके रखा है। पानी में कुछ इमरजेंसी काम के लिए हम लोग पानी के निकल के आना पड़ रहा है। कारण हर बार ऐसी सिचुएशन आती है, पर इसका जो सटीक निवारण है वो आज तक इन लोग नहीं निकाल पाए हैं। देश के कई राज्य इन दिनों भीषण बाढ़ और बारिश का सामना कर रहे हैं। गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से कच्छ में कई जगहों पर जल भराव भी हुआ है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए कच्छ में एनडीआरएफ की टीम को स्टैंड बाय रखा गया है और भारी बारिश के कारण मांडवी और मुंद्रा में 30 बचाव कर्मियों की एक टीम भी तैनात की गई है। कच्छ जिले के लोगों से यह कहना चाहूंगा कि पूर्ण विश्वास करें, हम आपके साथ सदा हेल्प के लिए आगे रहेंगे। सर, कच्छ में आए हैं, कहां पर आपकी टीम जा सकती है, जाने की संभावना? IMD के अनुसार तालुका अंजार, गांधीधाम, मांडवी में बारिश की अधिक संभावना है और हमारी टीम वहां जाने के लिए तैयार की गई है। अब इस तस्वीर पर गौर कीजिए। उफनती जलधार की भंवर में फंसे लोगों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। तस्वीरें कांगड़ा जिले के बनेर खड्ड की हैं, जहां अचानक जल स्तर बढ़ने से 6 लोग फंस गए थे, जिन्हें दमकल विभाग के बचाव दल ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद लाइफ सेविंग जैकेट और रस्सी के सहारे सकुशल बाहर निकाल लिया। पूरी टीम ने रस्सी की मदद से हमने सबसे पहले मैं आगे गया, उनको हौसला दिया और बारी बारी एक एक करके हमने उनको 6 को बाहर निकाल दिया, सुरक्षित निकाल दिया। मुझे गर्व है महकमे के ऊपर, मेरे अपने स्टाफ के ऊपर कि हमने 6 बंदे को सुरक्षित निकाल दिया। प्रशासन बाढ़ बारिश से प्रभावित इलाकों में लोगों को फौरी राहत देने में जुटा है। साथ ही भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों से दुर्गम स्थानों पर नहीं जाने की भी अपील की जा रही है, क्योंकि थोड़ी सी सतर्कता और एहतियात से बड़े हादसों को टाला जा सकता है। कांगड़ा से मृत्युंजय पुरी और कच्छ से कौशिक कंथीचा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए असम का रुख कर लेते हैं। असम के कई इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से जानवर जंगल से निकलकर पहाड़ी इलाकों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। इंसान तो इंसान, असम में जंगल और जानवर भी बाढ़ और बारिश से बेहाल हैं। ये तस्वीरें काजीरंगा नेशनल पार्क की हैं। वहाँ वन्य जीव पानी में डूब चुके इलाकों से बाहर निकलकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भटकते दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं इस गैंडे ने ऊंचाई वाले इलाके में शरण ली है। आलम यह है कि बगुले राहत के लिए गैंडे की पीठ पर सवारी कर रहे हैं। पूरे जंगल में पानी ही पानी है, लिहाजा यहाँ के जानवर सड़कों पर टहलते नजर आए। हिरण हो या बारहसिंगा, सबको सुरक्षित ठिकानों की तलाश है। जाहिर है बाढ़ और बारिश में फंसे इन जानवरों में बेचैनी देखी जा रही है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों के लिए खास पहचान रखता है। ये नेचर पार्क यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में से एक है, लेकिन फिलहाल इसकी 95 पोस्ट जलमग्न हो चुकी है। लिहाजा जानवरों को पास की पहाड़ियों में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मौसम विभाग ने यहां 2 से 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, यानी फिलहाल कुदरत की ओर से राहत की कोई आसार नहीं है। लिहाजा यहां के इंसान हो या जानवर, सबको फौरी मदद की दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर फंसे यात्रियों को राहत की सांस मिली है। लैंडस्लाइड की वजह से 6 घंटे से बंद हाईवे को आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाले, टंगड़ी और पीपल कोटी में भारी मलबा गिरने के कारण बंद हो गया था। मार्ग पर भारी भूस्खलन और मलबा आने से मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। सुबह से ही देहरादून के लिए निकली गाड़ियां भी यहां मार्ग पर फंस गई। देर रात हुई बारिश के बाद रात 2 बजे से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ा हुआ था, जो आज सुबह 9 बजे के करीब खोल दिया गया है। तो ये तस्वीरें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और भूस्खलन की वजह से ये रास्ता बंद कर दिया गया था। और चलिए बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा के दौरान कल एक बड़ा हादसा टल गया। ये हादसा जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में हुआ ये कि अमरनाथ यात्रा से लौट रही एक बस का ब्रेक फेल हो गया। ऐसे में यात्री डर के मारे बस से कूदने लगे, लेकिन सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने तत्काल कदम उठाया और पत्थरों की मदद से बस को रोकने में कामयाब हुए। सेना और पुलिस के जवानों ने मिलकर बस के नीचे पत्थरों को डालकर बस को रोक लिया, जिससे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा टल गया। इस दौरान बस से कूदने वाले कई तीर्थयात्री जख्मी हो गए। खबर यह है कि बस में पंजाब के 40 तीर्थयात्री सवार थे। बनिहाल के पास बस का ब्रेक फेल हो गया था और ड्राइवर उसे रोकने में नाकाम रहा। इसके बाद घबराए हुए कई यात्री बस से कूदने लगे। सेना की टीम ने घायलों को तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाई है। तो कश्मीर की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए चल रही श्री अमरनाथ यात्रा का आज 5वां दिन है। इस वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए आ रहे श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। पारंपरिक बालटाल और पहलगाम मार्ग से रोजाना हजारों श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंच रहे हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। यात्रा के चौथे दिन भी 22,715 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन कर लिए हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर दिन श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ रहा है। कश्मीर की खूबसूरत वादियां इन दिनों तीर्थयात्रियों से गुलजार हैं। हर तरफ भक्ति और आस्था के रंग दिख रहे हैं। पहाड़ों के बीच बने घुमावदार यात्रा मार्ग में हर दिन हर ओर श्रद्धालुओं का सैलाब आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। बहुत सुकून मिल रहा है, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आ रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में भक्तों को आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए बाबा के। बहुत सुकून है, बहुत ज्यादा। पहलगाम और बालटाल दोनों रूट से चल रही इस तीर्थ यात्रा में पिछले 4 दिनों के दरमियान 60,000 से ज्यादा भक्त पवित्र गुफा पहुंचकर दर्शन पूजन कर चुके हैं। चढ़ाई बहुत अच्छी थी, सैनिक लोगों ने बहुत हमारी व्यवस्था करी, सब अच्छा था, सब बढ़िया लगा। ऐसा लगा नहीं कि हमको थकान हुई कि ये हुई। जगह जगह पे व्यवस्था उनकी अच्छी लगी हमें। सारा जगह व्यवस्था पानी की सबकी उन्होंने बहुत अच्छी करी। सुरक्षा के लिहाज से तीर्थयात्रियों को RFID कार्ड दिए गए हैं। पवित्र गुफा के पास यात्रा की निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जा रही है। 24 घंटे तीर्थयात्रियों की मदद के लिए ICCC के 50 से ज्यादा कर्मचारी तैनात हैं। यात्रा मार्ग में जगह जगह लंगर लगे हैं, भंडारे चल रहे हैं और श्रद्धालुओं के खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। भंडारे में देखिए किस तरह से पूरा अनुशासन के साथ में कतारबद्ध होकर श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और एक एक करके अपने हाथ में अपनी प्लेट और यहाँ भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। सेवादार जो है लगातार सेवा कर रहे हैं, उन्हें खाना परोस रहे हैं भंडारे में। लोग भोजन करते हैं 100, 200, 300, 400, ये हमें पता ही नहीं। अब भगवान की कृपा से जितने आते हैं उतने समाते भी हैं। खास बात यह है कि यात्रा के दौरान रास्ते में तबीयत खराब होने पर मदद के लिए पौनी एम्बुलेंस यानी खच्चरों पर मेडिकल टीमें तैनात हैं। पहली बार इस तरह की व्यवस्था इस यात्रा में की गई है ताकि बीमार होने पर एक्सपर्ट मेडिकल टीमें तीर्थयात्रियों को तत्काल सहायता पहुंचा सकें। पवित्र गुफा के दोनों तरफ मौसम के हाल पर नजर रखने के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की ओर से खास सिस्टम लगाया गया है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने आपदा की स्थिति में मदद के लिए खास हंटिंग लाइन नंबर जारी किया है। कोई भी व्यक्ति 01942
740003 पर कॉल करके मदद मांग सकता है। इसके अलावा 2 और हेल्पलाइन नंबर भी कंट्रोल सेंटर में चालू हैं। ये नंबर हैं 019-424-96240 और 0194-249-6247। करीब 2 महीने तक चलने वाली इस तीर्थ यात्रा में इस बार गुड न्यूज टुडे की टीम भी शामिल है। हमारे संवाददाता हर पड़ाव से लगातार आपको इस तीर्थ यात्रा के बारे में जानकारी दे रहे हैं और इसके रंग भी दिखा रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमरनाथ यात्रा GNT के साथ। अशरफ वानी और शुभम राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, क्योंकि हर साल होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। इस बार रथ यात्रा में दुर्लभ संयोग बनने वाला है। इसका उत्सव 2 दिनों तक चलने वाला है। ओडिशा सरकार ने इसके लिए 2 दिन छुट्टी की भी घोषणा कर दी है। ओडिशा की धर्मनगरी पुरी में सालाना रथ यात्रा का भी पावन अवसर नजदीक आ रहा है। अब वो दिन दूर नहीं है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथों पर सवार होकर निकलेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। केवल 4 दिन बाद 7 जुलाई को पुरी में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। ओडिशा के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी ये है कि राज्य सरकार ने इस अवसर पर 2 दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया है, ताकि लोग भरपूर उल्लास के साथ इस उत्सव में भाग ले सकें और भगवान के दर्शन कर सकें। पुरी में मंगलवार को रथ यात्रा कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में हुए उड़ीसा सरकार के फैसले के अनुसार पुरी में इस साल रथ यात्रा का उत्सव 2 दिनों तक चलेगा। इस सिलसिले में 7 और 8 जुलाई को सरकारी छुट्टी रहेगी। इस दौरान सरकारी दफ्तर और स्कूल कॉलेज बंद रखे जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस बार पुरी में रथ यात्रा उत्सव में शामिल होने वाली हैं। विश्व भर में प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग पुरी आते हैं। ये यात्रा आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन निकाली जाती है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथियों में भगवान रथत्रय में ताड़ध्वज नंदी घोष दर्प दलन रथत्रय में विराजमान करके नवदिनात्मिक यात्रा में निकलेंगे और जातायत और द्वार मध्य सप्ताह मंडप स्थितम, और जाने आने 2 दिन है, रुकेंगे 7 दिन। 7 दिन के बाद फिर वापिस आ जाएंगे। बहुड़ा यात्रा लक्ष्मी नारायण के साथ भेंट होगा और भगवान यहाँ पर एकादशी के अवसर पर सुवर्ण श्रृंगार में श्रृंगार होकर के समग्र विश्ववासी को दर्शन देंगे। दरअसल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को गर्भगृह से बाहर लाकर स्नान करवाया जाता है। माना जाता है कि इसके बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है, जिस कारण वे 15 दिनों तक शयन कक्ष में विश्राम करते हैं। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को वे स्वस्थ होकर बाहर आते हैं। इसी खुशी में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। विशाल रथों पर विराजमान होकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। वहां कुछ दिनों तक विश्राम के बाद वो लौट आते हैं। भगवान नीलाद्रि विजय करेंगे। ऐसे 1 महीने तक भगवान की जो रथ यात्रा है, ये जाति धर्म सर्व को ऊर्ध्व में वो यात्रा है। जो को भी आ जाएंगे भगवान को इस यात्रा में दर्शन करेंगे एवं मिलेंगे, आलिंगन करेंगे, प्रसाद पाएंगे और भगवान भक्त के साथ मिलन करने के लिए एवं भाव की आदान प्रदान करने के लिए ये विश्व मैत्रीवाद की एक महान उदाहरण है। खास बात ये भी है कि इस बार पुरी में रथ यात्रा के अवसर पर दुर्लभ संयोग बनने वाला है। दरअसल इस बार भगवान की रथ यात्रा नव यौवन दर्शन और नेत्र उत्सव की शुभ तिथि एक ही दिन पड़ रही है। इससे पहले 1909 और 1971 में ये खास संयोग बना था। लिहाजा इस बार पुरी की रथ यात्रा और भी दिव्य होने वाली है, जिसके दीदार का इंतजार दुनिया भर के श्रद्धालुओं को है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाईटेक इंतजाम किए जा रहे हैं। बड़े और मशहूर मंदिरों के अलावा राज्य के हर जिले में मौजूद मंदिरों उनसे जुड़ी मान्यताओं को अब ऑनलाइन किया जा रहा है, ताकि देश विदेश के सैलानी आसानी से उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही राज्य में पंडित पुजारियों के भी अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने उनके कल्याण की भी तैयारी कर ली है। अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर हो या वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर या फिर मिर्जापुर में माता विंध्यवासिनी का धाम, उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के लिहाज से ये कुछ ऐसे मंदिरों के नाम हैं जिनके बारे में देश ही नहीं दुनिया भर में लोग जानते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में ही तमाम ऐसे प्राचीन मंदिर और शक्तिपीठ भी हैं जिनकी जानकारी यहाँ आने वाले लोगों को नहीं होती। ऐसे में सैलानियों को राज्य के धार्मिक स्थलों से रूबरू कराने के लिए अब एक इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिस पर हर जिले के प्रमुख मंदिरों का पूरा डेटाबेस मौजूद होगा। तो साथ ही उनके इतिहास और उनसे जुड़ी मान्यताओं की जानकारी मिलेगी। इसका मकसद राज्य में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। हमने पूरे प्रदेश भर की जानकारी इकट्ठा करके एक ये जो पोर्टल है हमारा डैशबोर्ड है, इसमें हम उनका क्षेत्रफल कितना है, वो स्वामित्व किसका है, उसमें कौन कौन से किन किन तिथियों में आयोजन होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, कब जाया जा सकता है, कब खुलते हैं, कब बंद होते हैं, लोकेशन कहाँ है, ये सारी सूचनाएं हम लोग उसमें समाहित रखेंगे तो लोगों को इसका उपयोग मिलेगा, फायदा होगा। तो उत्तर प्रदेश में जो मंदिर हैं अब उन तक पहुंचना आसान होगा, एक क्लिक से उनकी जानकारी मिल सकेगी। साथ ही जो पुरोहित हैं, पुजारी हैं, उनके कल्याण के लिए भी यूपी सरकार ने एक पूरी व्यवस्था तैयार की है और उनको उनके 60 साल के ऊपर के पुजारियों पुरोहितों को मानदेय भी मिलेगा। न केवल हिंदू बल्कि सिख और जैन धर्म से जुड़े पुजारियों और पुरोहितों को भी राज्य सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। उन्हें न केवल मानदेय बल्कि राशन और हेल्थ कार्ड जैसी सुविधाएं मुहैया कराने की भी तैयारी है। मुख्य रूप से सरकार के संकल्प पत्र में यह सम्मिलित रहा है कि जो वृद्ध संत पुजारी पुरोहित हैं, जिनके कोई आमदनी का जरिया नहीं होता है या निराश्रित हैं, उनको किस तरीके से हम एक मानदेय देकर के प्रतिमा एक उनके जीवन यापन का आधार बनाएं। इसके लिए एक कल्याण बोर्ड गठित किए जाने की योजना है। तो अगर 60 साल के ऊपर के पुरोहितों को भी कुछ अगर मानदेय दिया जा रहा है, उनको अगर जैसे सरकारी जैसे उसको कोई बीमारी हुई चिकित्सा सुविधा मिल जाए, कुछ राशन मिलने लगे, उसको आवश्यक मानदेय मिलने लगे, उसको चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उसको वो हो जाए, फ्री हो जाए, इसके अलावा जो उसके बच्चों की शिक्षा उक्षा फ्री हो जाए, तो फिर ये बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार की इस पहल से उन पंडित पुजारियों और पुरोहितों का भला होगा जिनकी आमदनी का कोई निश्चित स्रोत नहीं है। लखनऊ में शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं सीधा अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर के पुजारी अब से नई पोशाक में नजर आएंगे। पुजारियों के लिए अब से नया ड्रेस कोड लागू हो गया है। अब सभी पुजारी एक ही ड्रेस में नजर आएंगे। सभी पुजारियों को पीले रंग का साफा, कुर्ता और धोती पहननी होगी। अब तक 6 पुजारियों की पोशाक सिली जा चुकी है। पोशाक सिलने का सिलसिला अब भी जारी है। इसके अलावा ट्रस्ट ने पुजारियों के गर्भगृह के अंदर स्मार्टफोन ले जाने पर भी रोक लगा दी है। श्री सत्येंद्र नाथ जी पुजारी हमारे जो सबसे मेन पुजारी हैं, बड़े पुजारी जी, वो श्री सत्येंद्र नाथ जी हैं। उनका एक चौबंदी सिला जा रहा है और सहायक पुजारियों का सफेद चौबंदी तैयार हो रहा है। यानी अभी तक लगभग 6-7 पुजारियों का बन चुका है और अब जैसे आता रहेगा वैसे हम बना के पहुंचाते रहेंगे। ये हम सन 85 से कार्यरत हैं हम लोग। राम का भगवान का सिलने का मतलब है कि हम ईश्वर का सिल रहे हैं। जब उनका हम सिलते हैं तो उन्हीं में रम जाते हैं। लोग भजन करते हैं, माला जपते हैं, हम तो ठाकुर जी का पोशाक सिल के भजन कर रहे हैं। हमारा जीवन भी निर्वाह हो रहा है, हमारे परिवार का जीवन निर्वाह हो रहा है और हमारा गाड़ी भी चलती चली जा रही है।
यानी सन 85 में उस समय पुजारी लालदास जी थे, वर्तमान में पुजारी वहाँ लालदास जी थे। उनके माध्यम से हम लोग राम जन्मभूमि परिसर में एक मशीन है और एक बड़ी मशीन, हमारी 2 मशीन वहाँ जाती रही गुम्मत के नीचे। मेरे पिताजी श्री बाबूलाल टेलर और मेरे बड़े भाई साहब भगवत साहब पहाड़ी जी और मैं शंकर लाल, वहाँ दोनों 2 आदमी बैठते थे और पिताजी अमनिया करते थे। ये कर्म 97 तक चला। ढांचा गिरने के बाद प्रभु हमारे टाट में आ गए, तो हम लोग भी यहाँ अपना इस दुकान में आ गए और यहाँ दुकान में हम लोग पोशाक सिलते रहे। पुजारी के माध्यम से आता रहा और ऐसे बनता रहा। जी एक्सपोर्ट लागू हुआ है और डॉक्टर सुधीर मिश्रा साहब जो ट्रस्टी है उनके द्वारा बताया गया है कि आप लोग अपना ड्रेस बनवा लीजिए और ड्रेस पीला कलर का होगा जो लोगों को प्रिय है। और ये दिन कोई भी हो, वैसे तो दिन के हिसाब से तो बहुत बनाया जाता है, लेकिन रामनवमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पीला वस्त्र ही पहनाया जाएगा। वो दिन कोई भी हो, दिन के हिसाब से पहनाया जाता है। सोमवार को सफ़ेद, रविवार को गुलाबी, मंगलवार को पीला और लाल, काला, बुधवार को हरा, बृहस्पति को पीला और शुक्रवार को क्रीम, शनिवार को नीला, ऐसे पहनाया जाता है। लेकिन विशेष दिन जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी या और विशेष दिन आया तो उसमें जो है पीले वस्त्र ही प्रभु को पहनाया जाता है। तो इसको देखते हुए ट्रस्ट ने भी पीला ही वस्त्र कोड में रखा है, वस्त्र कोड में, तो सभी पुजारियों के लिए पीला वस्त्र ही पहनना। आपको दिखाते हैं शाही शादी की भव्य तैयारियों की तस्वीर। अनंत और राधिका मर्चेंट 12 तारीख को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इस ग्रैंड वेडिंग का सेलिब्रेशन 12 से 14 जुलाई तक चलेगा, जिसमें बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और बिजनेस की दुनिया से जुड़ी तमाम नामचीन हस्तियां देखने को मिलेंगी। इससे पहले मुकेश और नीता अंबानी ने नवी मुंबई में 50 जरूरतमंद जोड़ों का सामूहिक विवाह भी करवाया है। आखिरकार वो शुभ घड़ी करीब आ रही है जिसका अंबानी परिवार को बेसब्री से इंतजार है। 12 तारीख को मुंबई में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इस अवसर को और भी शुभ बनाने के लिए मुकेश और नीता अंबानी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसी सिलसिले में अंबानी परिवार ने 2 जुलाई को नवी मुंबई में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया और गरीब परिवारों के 50 जोड़ों की शादी करवाई। अनंत और राधिका की शादी भले ही जुलाई में हो रही है, लेकिन सेलिब्रेशन 4 महीने पहले से ही शुरू हो गया था। इस साल मार्च के महीने की शुरुआत में अनंत राधिका का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन हुआ था। इसके बाद जून में सेकेंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशन हुआ, जिसमें बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के सितारों ने शिरकत की। अब 12 जुलाई को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट विवाह के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। इस शादी में बॉलीवुड स्टार्स के अलावा स्पोर्ट्स और बिजनेस की दुनिया के बड़े नाम भी शामिल होंगे, लिहाजा सेलिब्रेशन भी बेहद खास होगा। खबर ये भी आ रही है कि इस शाही उत्सव में फेमस रैपर और सिंगर ड्रैग परफॉर्म करने वाले हैं। इस ग्रैंड वेडिंग का कार्ड सोशल मीडिया पर पहले से ही वायरल है। अनंत और राधिका के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में हॉलीवुड सिंगर रिहाना, द बैक स्ट्रीट बॉयज और इटालियन ओपेरा सिंगर एंड्रिया परफॉर्म कर चुके हैं। सूत्रों के अनुसार ड्रैग के अलावा और भी इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ अंबानी परिवार की मैनेजमेंट टीम की बातचीत चल रही है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकन सिंगर लाना डेल रे और ब्रिटिश पॉप सिंगर अडेल भी अनंत और राधिका की शादी में परफॉर्म कर सकती हैं। राधिका मर्चेंट लाना डेल रे की बड़ी फैन है। कुल मिलाकर इस शाही शादी में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सितारे 4 चांद लगाने वाले हैं। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंधेंगे। दोनों की ग्रैंड वेडिंग 12 जुलाई को होगी। इसके बाद 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद समारोह होगा। 14 जुलाई को शादी का भव्य रिसेप्शन रखा गया है, जिसमें दुनिया भर के वीआईपी और वीवीआईपी मेहमान शामिल होंगे। अनंत राधिका की शादी को यादगार बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। ये सिलसिला पहले से ही चला आ रहा है और अब उन पलों का सबको इंतजार है जब ये जोड़ा हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का हो जाएगा और नई जिंदगी का शुभारंभ करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
हाथरस में कल के हादसे के बाद आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पीड़ितों से मिलने पहुंचे हैं। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में जो है उनका इलाज चल रहा है। इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और करीब 35 लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यूपी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एडीजी की अगुवाई में एक टीम बनाई है। 24 घंटे के अंदर इस टीम को अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। घायलों और मृतकों के परिजनों को यूपी और केंद्र सरकार से आर्थिक मदद भी दी गई है। तो लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम कुछ महान और कामयाब लोगों की कई बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का विचार। रतन टाटा ने कहा है कि तुम्हारी असफलताएं सिर्फ तुम्हारी हैं, किसी को दोष मत दो, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। तो लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही। हम दोनों को इजाजत दीजिए, लेकिन कल मुलाकात होगी एक बार फिर से आप सभी के साथ लंच टाइम में परोसेंगे ढेर सारी अच्छी खबरें। देखते रहिए GNT। नमस्कार।